हेलो एवरीवन। आज पिक्चर में आप फ़ोटो में देख ही सकते हैं, ये जज साहब हैं। ये जज साहब के घर में आग लग गई थी और जो आग बुझाने गए फायर ब्रिगेड, उनको जले हुए नोट्स, उन्होंने जब आग बुझा लिया तो देखिए बंडल ऑफ बंडल नोट्स में आग लगी हुई है, जले हुए नोट्स मिले हैं। तो जब ये बात फैली तो उसके बाद मीडिया में आया, प्रशासन के पास गया, सरकार के पास गया, किसी ने कुछ किया नहीं खास। जुडिशरी के पास भी गया, कुछ हुआ नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ। अगर आम आदमी के घर में ऐसा कुछ होता तो लीगल प्रोसीडिंग्स तो बहुत हैं, बट जो आजकल चल रहा है उसके घर में पहले बुलडोज़र चलता, उसके रिश्तेदारों के घर में बुलडोज़र चलता। पर चूँकि ये जुडिशरी के लोग हैं, एक तरीके से होलियर देन दाऊ हैं, इनको कोई छू नहीं सकता, कोई इनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो इनके लिए बिल्कुल ही लॉज़ अलग हैं, जो कि कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो कि हमें देता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हर व्यक्ति इस देश में बराबर है लॉ के आगे। आप अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने के नाम पे लॉ के ऊपर नहीं उठ सकते कि हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई आ जाएगा तो इस पे अगर कोई हाथ लगा देगा तो हमारी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, हमारा इंस्टीट्यूशन वीक हो जाएगा, इसलिए कोई हमें हाथ नहीं लगाएगा। ये बोल के आप लॉ के ऊपर नहीं उठ सकते हैं, जो जुडिशरी कर रहा है काफ़ी बहुत दिनों से, बहुत सालों से। आर्टिकल 14 तो हमें इक्वालिटी देता है बिफोर लॉ, बट थ्योरी में क्या है? एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और इन्फ्लुएंस इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। मगर ये चीज़ अलग है फॉर इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स और कॉमन सिटीजन्स। इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल अगर बहुत अमीर आदमी है, ही कैन हायर द बेस्ट लॉयर्स, उसके लिए भी फिर लॉ बदल जाते हैं। वो चाहे वो फुटपाथ पे लोगों को कुचल दे या फिर कुछ भी कर ले, वो बच जाता है आराम से। और आम आदमी जो है वो बुरी तरीके से मरता है, चाहे बुलडोज़र से उसका घर कुचल दिया जाए या फिर अंडर ट्रायल रह के ही 12-12 साल, 20-20 साल वो बिता देता है जेल में। ऐसे भी होता है। तो ये है फेट कॉमन सिटीजन का, और ये होता है इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स के साथ। डबल स्टैंडर्ड्स इन लीगल प्रोसीडिंग, ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड्स। अगर कॉमन मैन होता, उसके घर में आग लगती, ये देखो फायर ब्रिगेड वाले जब आग बुझाए तो यहाँ पे देखो नोट, जले हुए नोट के बंडल भर के यहाँ पे मिले हैं। अगर कॉमन आदमी होता ना, सबसे पहले एफआईआर होता। ये तो लीगल बात कर रहा हूँ, बुलडोज़र वाली तो बात मैंने लिखी भी नहीं है, वो तो जानते ही हैं आप लोग। एफआईआर होता प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में एफआईआर किया जाता, तुरंत उसको कस्टडी पे लिया जाता, अरेस्ट किया जाता, इंटरोगेशन होता, उसका अरेस्ट होता, इंटरोगेशन होता और उसको बेल डिनाई कर दिया जाता, उसको बेल ही नहीं मिलती। फिर उसका जो इतना भी प्रॉपर्टी है, अकाउंट्स है, सबको फ्रीज कर दिया जाता, ठीक है, और गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाता। प्लस गोदी मीडिया के जितने ये हैं बागड़ बिल्ले, ये शुरू हो जाते मीडिया ट्रायल्स, और उसको पहले ही गिल्टी डिक्लेयर कर देते और कम से कम 1-1.5 महीने तक वो केस चलाते, ठीक है, टीआरपी के लिए। ये सब होता। पर जस्टिस यशवंत वर्मा, जो सज्जन की फ़ोटो आपने देखी शुरुआत में, उनके साथ क्या हुआ? कोई एफआईआर नहीं, नो इमीडिएट एफआईआर, नो पुलिस केस। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया गया जुडिशरी के द्वारा कि हम ही लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी पुलिस बाहर कोई कुछ नहीं छुएगा इनको। कोई क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं हुई। 3 जजों की एक कमेटी बना दी गई जो अपने हिसाब से आपसी अंदर में इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब की तरह होने वाला है, रादर देन क्रिमिनल इंक्वायरी, जो ज़रूरी था। क्रिमिनल इंक्वायरी ज़रूरी था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब नहीं है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में गलती नहीं करा है उन्होंने, काम करने में कोई गलती करी हो। ये तो स्ट्रेट करप्शन का केस बन रहा है। जब इतना बंडल एंड बंडल ऑफ नोट्स आपके घर से, नोट जब आपके घर से मिल रहा है, ये तो करप्शन का केस है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई सीजर नहीं हुआ, कोई फ्रीजिंग ऑफ एसेट नहीं हुआ जो नॉर्मल लोगों के साथ होता। इनके एसेट्स जो थे ये बिल्कुल अनअफेक्टेड पड़े हुए हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मीडिया, गोदी मीडिया सब चुप हैं, कोई ज़्यादा बोल ही नहीं रहा है, स्पेशली गोदी मीडिया जो ज़्यादा शोर मचाती है। बाकी जो नॉर्मल मीडिया है, जो अभी भी अपराइट मीडिया है, वो तो बात कर ही रहे हैं, मगर उनकी पहुंच उतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने देखा यूट्यूब में रवीश कुमार, ये लोग सब बात कर तो रहे हैं, पर जो मेन गोदी मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, वो बिल्कुल चुप। तो इशू क्या है, इसको समझते हैं। जुडिशियल इम्यूनिटी का ये इशू क्या है? कहा जाता था कि जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की तरह ही हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर होता है पब्लिक सर्वेंट, वैसे ही हैं। तो ये भी दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटिनी। कल को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक जज मान लो, जज भी इंसान ही होता है ना। इंडिया में लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट सब मिला के 25,000 जज हैं। तो अगर कोई मान लो मर्डर कर दे, तो क्या हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते? पुलिस कुछ नहीं कर सकता?
91 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया कि बिना सीजेआई का कंसेंट लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसेंट लिए, आप एफआईआर नहीं रजिस्टर कर सकते ऑन अ सिटिंग जज। तो कोई मर्डर कर देगा तो पहले, अगर मान लो गुजरात का कोई जज है, ऐसा कोई मर्डर कर दिया हो, तो पहले गुजरात पुलिस जाए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, आधी रात को जज निकले, सीजेआई ऑर्डर दे, फिर ये वापस जाएं, फिर उसको अरेस्ट करें। तो ये जो है, ये लूप होल क्रिएट कर देता है जुडिशियरी के अंदर ही, जहाँ पे अपने बचने का रास्ता इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। जब आप ही खुद ही अपना फैसला करोगे, आप ही अगर क्राइम करोगे और आप ही उसका जज बन जाओगे, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। किस तरीके से आप इंक्वायरी करोगे? ये जो 3 जजेस की पैनल बैठी है, कमिटी बैठी है, ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसी को नहीं पता। एक दिन आएगा, रिपोर्ट आ जाएगा सामने, आप रिपोर्ट पढ़ लो, खुश हो जाओ, या शायद वो भी ना आए, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे ही था वैसे ही था करके केस दफा रफा। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है। असली प्रॉब्लम इम्यूनिटी की नहीं है। इम्यूनिटी तो अमेरिकन जजेस के पास भी होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना, ये नहीं है लोगों में यहाँ पे कि अगर गलती हुई है मानो और उसकी जिम्मेदारी लो, इसी को तो अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ये नहीं है। जजेस की इम्यूनिटी है, ठीक है, मगर जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेती है। जो ये गलती किया है, यहाँ पे जो गलती हुई है, इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोलिजियम सिस्टम, जज चुनता है, आपस में ये लोग ग्रुप बना के चुनते हैं कि अगला जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, ये लोग अपना डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव को उसमें अलाउ नहीं करोगे क्योंकि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का सवाल है, पर आप किस बेसिस पे एक जज को चुन रहे हो और किस बेसिस पे एक दूसरे जज को रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो बताओ। ये भी अगर नहीं बताओगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उसको उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे, क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे आपने चुना है कि कोई और वजह है? तो ये ट्रांसपेरेंसी भी तो नहीं है। इतनी ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना कि आप बताओ तो कि किस लिए एक को चुन रहे हो और किस लिए आप दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए जुडिशियरी जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ये बहुत ओपेक है और इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? फर्स्ट है कि जुडिशियल रिफॉर्म करो। जुडिशरी होने नहीं देता है, बहुत बार कोशिश किया गया, हर बार इस चीज़ को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि फाइनली केस जो है वो कोर्ट में ही जाता है और कोर्ट में फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। जुडिशियल रिफॉर्म ज़रूरत है कि जो कोलिजियम सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाया जाए। कल को अगर कोई जज कोई भी गलती करेगा तो उसको वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे एक आम आदमी को मिलता है। वो लॉ के अबव नहीं जा सकता, आर्टिकल 14 के अबव नहीं जा सकता। स्पेशल इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए जिसका काम हमेशा होगा, जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन अगर बनाया जाए उसका काम हमेशा यही होगा, एक परमानेंट बॉडी होगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रोसिक्यूट करेगा करप्शन के केसेस को। ऐसे एड हॉक बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि देखो 25,000 जजेस हैं, 25,000 जज में हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। अभी वो अतुल सुभाष वाले केस में वो तो ओपनली 5 लाख रुपया उसने मांगा, अतुल सुभाष बोल के गया, कुछ नहीं हुआ उसको लेके। तो ऐसे जजेस भी करप्शन करते हैं। ऐसा तो नहीं है 25,000 के 25,000 एकदम भगवान के अवतार हैं, है ना, प्रॉफिट हैं, ये भी गलतियां करते ही हैं। तो एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को हमेशा इन्वेस्टिगेट करे और लोगों को प्रोसिक्यूट करे। ये एडहॉक बेसिस पे काम नहीं होना चाहिए कि आज इसके घर में नोट का बंडल मिल गया तो 3 लोगों की कमेटी बना दी और चलो कर लो, कल को कोई और पकड़ा जाएगा फिर 2 लोगों की कमेटी बना दोगे फिर चल लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए जो इन लोगों को कॉन्स्टेंटली चेक करे। आपस में ही बना लो ना, मत लो सीबीआई, ईडीआई, ईडी, एनआईए के लोगों को, अपने में ही कर लो, बट एक परमानेंट बॉडी बनाओ जो कॉन्स्टेंटली इसका यही काम हो, यही करने का। ठीक है, क्योंकि जज भी इंसान ही होते हैं। देन इक्वल लीगल स्टैंडर्ड्स। ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दिया है 25,000 जजेस को कि जो मर्जी वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुडिशरी पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई, वो जो नॉर्थ में बोलते हैं ना, पता है मेरे चाचा विधायक हैं, ये उस टाइप की बात हो गई जुडिशरी में, ब्लैंकेट इम्यूनिटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए लॉ बराबर है और सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ों में थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए जिससे कि ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी हटे। हाँ, उनकी उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे, बट दे शुड ऑल्सो बी मेड अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जुडिशियरी में। फाइनली, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। पता तो हो कि हो क्या रहा है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये 3 लोगों की कमेटी कर क्या रही है। हो सकता है वो जस्टिस करे मगर दिख तो नहीं रहा है ना कुछ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। जस्टिस होता हुआ दिखना भी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ जो है, जो लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो लोग अगर इस तरीके से बच जाएंगे तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल जाता है। रूल ऑफ लॉ, जो अपने देश का रूल ऑफ लॉ है, उस पर क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ शुड नॉट जस्ट बी एन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल बट अ प्रैक्टिकल रियलिटी होते हुए दिखना चाहिए कि एवरीबडी इज अंडर द लॉ, कोई लॉ के ऊपर नहीं है. So this was all about this case. We'll meet in the next video. Thank you.